नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। पिछली वीडियो में हमने मौर्य काल को कंप्लीट किया था। आज हम मौर्योत्तरकालीन भारत को देखने वाले हैं। मौर्योत्तरकालीन जितने भी वंश हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का वध करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलटकर अपना आधिपत्य जमाया और शुंग वंश की नींव रखी। तो देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। और उसकी हत्या कौन करता है? उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और किस वंश की नींव रखता है? शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग रखता है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात कई ब्राह्मण वंशीय शासकों ने सत्ता की बागडोर संभाली, ठीक है, जिनमें शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश मुख्य थे, ठीक है। तो मौर्य वंश के जो पतन हुआ तो उसके बाद कई ब्राह्मण वंशीय शासकों ने सत्ता संभाली। तो ब्राह्मण वंश जो है उसका उदय हुआ क्षत्रिय वंश के पश्चात, ठीक है, जिनमें शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश और सातवाहन वंश मुख्य वंश थे। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंशों की बात करें तो शुंग वंश का राजकाल जो था वो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक था। उसके पश्चात कण्व राजवंश आता है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। उसके पश्चात कुषाण राजवंश 78 ईसा पूर्व से 44 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये साथ साथ लगभग चलते हैं। उसके बाद बात करें तो सातवाहन राजवंश आता है 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईसा पूर्व तक, ठीक है। बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें ज्ञात नहीं है कौन सा राजवंश था, ठीक है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले शुंग राजवंश की 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के बीच में इनका टाइम पीरियड रहता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में शुंग राजवंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र करता है। शुंगों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। शुंग वंश के राजा अपने नाम के अंत में मित्र शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे पुष्य मित्र, ठीक है। अतः कुछ विद्वान शुंगों को मित्र यानी कि सूर्य का उपासक मानते हैं। तो सूर्य का उपासक मानते हैं कुछ विद्वान शुंगों को। उसके बाद बात करें कालिदास की तो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। हमने अभी बात की थी कि जब मौर्य वंश की समाप्ति होती है तो जो ब्राह्मण वंशीय वंश हैं वो राज करते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया है कालिदास ने। इतिहासकार तारानाथ और पाणिनि ने भी उनके ब्राह्मण होने की पुष्टि की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने के समय तथा अपने अंतिम दिनों में अश्वमेघ यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेघ किए थे। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अश्वमेघ घोड़े को सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिए जाने के कारण पुष्यमित्र के नाती बसुमित्र के नेतृत्व में शुंग सेना ने यूनानियों को परास्त कर दिया था। जब अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और जो घोड़े को जहां तक घोड़ा जाता है वहां तक का जो एरिया होता है उस अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था, ठीक है। तो जब घोड़े को कोई पकड़ लेता था, कोई राजा या अन्य देश का कोई सैनिक, तो उसके साथ युद्ध किया जाता था जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया होता था, ठीक है। तो अश्वमेघ घोड़े को जब छोड़ा जाता है सिंधु नदी के तट पर यवनों द्वारा पकड़ लिया जाता है पुष्यमित्र शुंग का घोड़ा, तो पुष्यमित्र के नाती जो होते हैं बसुमित्र वो क्या करते हैं? यूनानियों को परास्त कर देते हैं शुंग सेना की सहायता से। बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने भारहूत और सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया था। भारहूत और सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी और इसी के साथ इस वंश का शासन समाप्त हो गया। देखिए, इसको डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी, और इतिहास में कई वीडियो जो है बनाई हुई है, तो आप
उज्जवल जी के चैनल पर जाके वो सब देख सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर राजस्थान की जो क्लासेस हैं आप 6th से लेकर 10th तक करना चाहते हैं तो वो भी आपको उज्जवल जी के चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। हत्या को कब की जाती है? 73 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा? ब्राह्मण मंत्री वासुदेव, जो कि उसका ब्राह्मण मंत्री होता है देवभूति का, वासुदेव हत्या कर देता है और इसी के साथ इस शासन का, शुंग राजवंश का अंत हो जाता है। फिर वासुदेव जो कि उनका मंत्री था शुंग का, ठीक है, तो वो क्या करता है? कण्व राजवंश की स्थापना करता है। ये भी ब्राह्मण होता है। 73 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना करता है? कण्व राजवंश की। और इस वंश का शासन जो है मात्र 45 साल रहता है, जिसमें 4 शासक राज्य करते हैं। इस वंश का तीसरा शासक नारायण कण्व एक अयोग्य और निर्बल शासक था। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। आगे देखिए, इसके कार्यकाल में, कण्व राजवंश के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? नारायण कण्व के कार्यकाल में मगध साम्राज्य का विस्तार जो होता है मात्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही रह जाता है। कण्व वंश ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान दिया। 27 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक शु शर्मा की हत्या करके उसका सेनापति सिमुक इस वंश के शासन का अंत कर देता है। ठीक है, 27 ईसा पूर्व में कण्व राजवंश का अंतिम शासक कौन होता है? शु शर्मा। शु शर्मा की हत्या करता है उसी का सेनापति सिमुक और इस वंश का शासन का अंत कर देता है। फिर उदय होता है मगध पर कुषाण राजवंश का। ठीक है, कुजुल कडफिसिस को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि एक महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। ठीक है, कनिष्क के परदादा कौन थे? कुजुल कडफिसिस, जो कुषाण वंश के संस्थापक हैं। कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट किसे माना गया है? कनिष्क को माना गया है, जिसकी पहली राजधानी थी पुरुषपुर और दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये बौद्ध था और एक बौद्ध धर्म को मानने वाला था और एक इसने क्या किया, जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन करने का श्रेय भी किसको जाता है? कुषाणों को ही जाता है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए सबसे पहले? आपसे पूछे, कुषाणों ने। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? तो वो भी कुषाण है। कुषाण वंशी वह वंश था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। कला की गांधार शैली भी कनिष्क के ही शासनकाल में पनपी थी। ठीक है, जिस प्रकार से गांधार शैली में मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी, वो किसके काल में बनाई गई थी? कब से बनाई जाने लगी? कनिष्क के ही काल में। और जो कुषाण वंश है, इसकी सीमाएं जो थी भारत के बाहर तक फैली थी। शक संवत शुरू करने का श्रेय भी किसको जाता है? कनिष्क को ही जाता है। कनिष्क ने ही किसका आरंभ किया? किस संवत का आरंभ किया? शक संवत का आरंभ किया। कनिष्क ने ही बुद्ध के अंकित सिक्कों का प्रचलन भी शुरू करवाया। बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू करवाया? कनिष्क ने शुरू करवाया। ठीक है, यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में ही मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई थी। तो मूर्ति पूजन, क्योंकि देखिए गांधार शैली में मूर्तियां बनी थी महात्मा बुद्ध की, तो पूजन भी कब शुरू हुआ? कुषाण काल में। कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का उदय होता है। आंध्र देशीय सातवाहन वंश या सातकर्णी वंश की नींव जो है 27 ईसा पूर्व में सिमुक ने रखी थी। ठीक है, पर बाद में जो है ये इसका जो टाइम पीरियड है वैसे इसको माना जाता है 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व तक। लेकिन 27 ईसा पूर्व में सिमुक ने जो है सातवाहन आंध्र देशीय सातवाहन वंश या सातकर्णी वंश की नींव सिमुक ने रखी, जिसे सिमुक को क्या कहा जाता था? सिंधुक भी कहा जाता था, शिशुक भी कहा गया है और सिप्रक के नाम से भी जाना गया है। सिंधुक, शिशुक, सिप्रक किसके नाम है? सिमुक के नाम है और इन्हें आंध्र जाति का बताया गया है। अब देखिए, कण्व राजवंश के बाद सातवाहन वंश का भी मगध पर साम्राज्य था, ये भी देखने को मिलता है। इसीलिए इसकी स्थापना कब हो गई थी? 27 ईसा पूर्व से हो गई थी। बाद में देखिए महान शासक की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम हमें मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है।
ठीक है, तो ये भी क्या थे, ब्राह्मण थे। सातवाहन राजवंश के शासक सभी क्या थे, ब्राह्मण थे। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी को क्या कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहन वंश के महान शासक की बात करें तो गौतमी पुत्र शातकर्णी को माना गया है। शातकर्णी ने प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य था। देखिए, दक्षिण भारत में भी किसका आधिपत्य था, सातवाहन का था, जो कि सिमुक रखता है उसकी नींव। लेकिन बाद में क्या है, ये बढ़कर आगे उत्तर भारत तक पहुंच जाते हैं। जब कण्व जो आपका कुषाण राजवंश आता है, उसके बाद इनकी सत्ता जो है पूरी तरह से स्थापित हो जाती है उत्तर भारत में। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली सातवाहन साम्राज्य था। सातवाहन वंश के 17वें शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक गीत काव्य की जो है रचना की थी। तो ये भी जो हाल थे, ये भी महान कलाकार थे, महान राजा हुए हैं। तो सातवाहन का जो 17वां शासक था हाल, इसने गाथा सप्तशती काव्य की रचना की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें सातवाहनों की, तो इन्होंने शीशे के सिक्के भी जारी किए। ठीक है, लेड के सिक्के भी किसने जारी किए थे, सातवाहनों ने किए थे। सातवाहन वंश का अंतिम शासक था यज्ञश्री शातकर्णी, जो कि शातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री शातकर्णी था, जो कि शातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। इन सब के पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा। मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा, क्योंकि अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग राजा जो है वो राज्य कर रहे थे। और उसके बाद कई वर्षों बाद जो है इसको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए गुप्त वंश का उदय हुआ। भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो गुप्त वंश को ही जाता है। ठीक है, तो भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, गुप्त वंश को जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगली जो वीडियो होगी हमारी गुप्त वंश से संबंधित रहेगी।